नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी दोहरी मानसिकता। बचपन की बहुत प्रचलित कहानी थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। ऐसे कई राजाओं की कहानी नानी दादी से सुनी थी, लेकिन ये सच्ची कहानी है मेरे अपने पापा श्री रमेश चंद्र मिश्रा की, जो सचमुच बड़े प्रोग्रेसिव थे। उनके कर्म और विचार साथ साथ चलते थे। उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई और अंतरजातीय विवाह, और कभी जब अंतरधर्म विवाह की बात आती तो वह कहते सबका ईश्वर एक है, उस तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं। अगर हिंदू को काटोगे तो खून निकलेगा और मुसलमान को भी काटोगे तो खून ही। शुक्र मनाओ उसने लड़के से शादी की है। ऐसा कहे सबका मुंह बंद कर देते। खुद भी उन्होंने उन दिनों फिजिक्स में एमएससी की थी और गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। घर पर गरीब बच्चों और दोस्तों के बच्चों को मुफ्त विज्ञान के सभी विषय पढ़ाया करते। बेटों से ज़्यादा बेटी को चाहने वाले पापा आज गुंजन सक्सेना मूवी देख बार बार याद आ रहे हैं। मुझे यानी अपनी अदिति को उन्होंने अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार और आज़ादी दी। बचपन में मैं नहीं बल्कि हम बनी इतराती फिरती थी। घर के आसपास के नाले मेरे आरामगाह, उसमें रहने वाले मेंढक मेरे दोस्त, कीचड़ मेरा पाउडर और उड़ते हुए भौरे और तितली के पीछे दौड़ना मेरा नशा। इतनी आज़ादी तो शायद ही उस दौर की किसी भी लड़की को मिली होगी। खेलते खेलते जब मन करता बाहर गोबर चुनते गरीबों की गोबर की टोकनी ले भैंसों के पीछे दौड़ लगा, उनका गोबर टोकनी में ले गोबर चुनने वालों बच्चों को वापस दे देती। उन्हीं बच्चों के साथ मेरी मुंह से आवाज़ निकालती हुई रेलगाड़ी चलती। कभी कभी घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली कमला के लिए न केवल गोबर चुनना बल्कि गोबर के उपले भी थाप देती। इस सब की खबर जब अम्मा, जो खुद भी हाई स्कूल में लेक्चरर थी, तक पहुंचती तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती। वहीं पापा अपनी आदि के लिए खड़े हो जाते। अदिति के कई नाम थे और वो अदिति के ही दिए हुए थे, मसलन आदि, गुड़िया, हनी, गुड्डो और ना जाने क्या क्या। करीब करीब इसी तरह की ज़िंदगी अदिति ने कॉलेज आते तक जी। उसके मानस पटल पर एक ही हीरो थे, उसके पापा, जो क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती तक में माहिर थे और गणित के कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में हल कर देते थे। हर फील्ड में अपने पापा को ही आदर्श पाती थी। कभी घर से बाहर खुशी ढूंढने की इच्छा ही नहीं हुई। हर उम्र की अपनी ज़रूरत होती है और एक ही व्यक्ति आपके मानस पटल पर कब्जा नहीं कर सकता। अदिति को भी बड़े होना ही था। कॉलेज में अदिति के बैच में दीपक पासवान था, जिसने उसके सपनों में धावा बोल दिया। पहले तो अदिति समझ ही नहीं पा रही थी कि एकाएक उसे क्या हो रहा था। उठते जागते सोते एक ही सपना, जिसमें वो प्रिंसेस और दीपक उसके सपनों का राजकुमार। कई दिनों तक चुपचाप रही, फिर अपने ही सपनों से दोस्ती कर ली। वही सपने बार बार धारावाहिक की तरह आती। कभी मेरा राजकुमार मुझे घोड़े पर बिठा, बहुत दूर दूसरी दुनिया जहाँ सिर्फ मैं और वो, ढेर सारे फूल, पक्षी और रंगीन दुनिया। वापस कॉलेज में आज जब उसे देखती तो मन ही मन खूब हंसती। अब अपने आसपास की दुनिया, पड़ोसी के पके पपीते या पेड़ पर लटके हुए आमों ने आकर्षित करना बंद कर दिया था। घर पर भी सब हैरान कि ये क्या हो गया। भाई ने ताने मारे, यह सौम्यता तुझे शोभा नहीं देती, तू हमारे घर की जंगली बिल्ली है, बिल्ली ही बनी रहे। पहले वाला समय होता तो शायद सचमुच झपट्टा मार नोच लिया होता, पर मैं चुप ही रही। अम्मा, जो हमेशा मेरे जंगलीपन से परेशान रहती थीं कि इस लड़की को कौन ब्याहेगा, उनके चेहरे पर जरूर मेरे इस परिवर्तन से मुस्कान आ गई थी। कॉलेज में मैंने ही अपने हीरो को घूरना शुरू कर दिया। मैंने ही अपने सपनों को सच करने की ठान ली। वो बेचारा तो पहले घबरा ही गया, मुझसे कटा कटा सा रहने लगा। मुझसे नैन लड़ाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। मैं फिजिक्स के प्रोफेसर, वो भी पहलवानी में उस्ताद की बेटी थी।
चाहे कितने भी बड़े रिफॉर्मर हों, पर अपनी बेटी तो अपनी ही बेटी होती है। वैसे कमी तो मुझ में कुछ भी नहीं थी। पढ़ने में अव्वल, दिखने में सुंदर, यानी सूरत और सीरत दोनों में ही बाजी मारी थी। बस कमी थी तो ठहराव और सौम्यता की। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। मेरी नज़रों ने उसकी नज़रों को घायल कर ही दिया। पहले तो उसने कनखियों से मुझे निहारना शुरू किया, फिर उसकी नज़रें बदतमीज हो गईं। जहाँ मुझे देखती उन्हें यह भी होश न रहता कि लोग भी आमने सामने हैं या क्लासरूम में सीरियस डिस्कशन चल रहा है। बस मुझे निहारना ही जैसे उनका एक ही काम था। डर के मारे मेरी आंखें अब नज़रें चुराने लगी थीं। फिर शायद ठीक मेरी तरह उसने भी मेरे सपने देखने शुरू कर दिए थे। काश प्यार नज़रों तक ही ठहर जाता, पर भला कभी ऐसा होता है। थोड़े दिनों बाद हम कभी कैंटीन तो कभी कॉलेज के लॉन में पाए जाने लगे। कभी ज़िंदगी भर साथ रहने की कस्में तो कभी भविष्य की प्लानिंग। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और हमारी लव स्टोरी भी परफेक्ट फेरी टेल की तरह दौड़ रही थी। कभी मेरा रूठना, फिर उसका मनाना। हमने कभी कभी घर पर झूठ बोल बाहर भी मिलना शुरू कर दिया। अम्मा शक भी करती कि मैं झूठ बोलकर जाती हूँ, लेकिन फिर पापा मेरा रक्षा कवच बन जाते। कभी पापा ने घर पर जात पात की बात ही नहीं की। हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, वैद्य साहिब। उनकी बेटी मधुरमा ने अपने सहपाठी विक्टर से घर वालों के विरुद्ध जा कोर्ट मैरिज कर ली। ये उन दिनों की बात है जब अगर बिहार के ब्राह्मण की बेटी बंगाल के ब्राह्मण के बेटे से भी शादी कर ले तो गदर मच जाता था। वैद्य अंकल को भड़काने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन पापा ने आगे बढ़ न केवल वैद्य अंकल को शांत किया, बल्कि उनकी बेटी दामाद को भी प्यार से घर ला सम्मान दिलाया। मैं तो बड़ी आश्वस्त थी कि मेरे प्यार को जरूर उसकी मंजिल मिलेगी, क्योंकि मेरे पापा तो इतने समझदार थे। पूरे मोहल्ले में पापा की सोच सहिष्णुता के चर्चे होते थे। भाई की पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें मेरी पढ़ाई की चिंता थी। मैं थोड़ा भी भटकती तो कहते, बेटा पढ़ो, तुम्हारा भाई नहीं पढ़ेगा तो इसे टेम्पो खरीद दूंगा, ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन तुम क्या एक रिक्शे वाले से शादी करोगी? तुम्हारा पढ़ना भाई से ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में रिक्शे वाले के नाम से ही मैं डरने लगी कि रिक्शा वाला और मेरा पति, उसके साथ तो सपने भी नहीं देखे जा सकते थे। इसीलिए इतनी शैतानियाँ और खुराफातों के बावजूद पढ़ाई मेरे लिए बचपन से ही अहम थी। मैंने दीपक को घर बुलाना भी शुरू कर दिया था। अम्मा की शक की नज़रें देख मैं एक बार तो डर ही गई थी, लेकिन पापा ने वो डर भी दूर कर दिया। वो भी मेरी तरह किताबी कीड़ा था। इससे हमारे बीच नोट्स का भी आदान प्रदान होने लगा। हम इतना ज़्यादा साथ रहते थे कि हमारे बीच प्रेम से ज़्यादा दोस्ताना था। मेरे सपनों और मंजिल में हमेशा मंजिल की ही जीत होती थी। इससे इतने प्रेम के बाद भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई थी। सब ठीक चल रहा था। पढ़ाई अपने अंतिम चरण में थी। दीपक की इसरो में नियुक्ति हो चुकी थी। वो तो पढ़ने में अच्छा था, पर तब पहली बार मालूम हुआ कि जातिवाद में पढ़ाई नौकरी सभी में रिजर्वेशन भी होता है। कभी मन में आया ही नहीं कि मैं सवर्ण और वो दलित। खैर, पापा सब देख लेंगे। सोच, मैंने इस विचार को भी दिमाग में पनपने नहीं दिया। इम्तिहान भी खत्म हुए और अनुकूल परिणाम भी आए। दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न में डिक्टेशन के साथ पास हुए। मैं आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहती थी और उसकी तो नौकरी थी ही। वो श्री हरिकोटा चला गया और मुझे उसकी बहुत याद सताने लगी। जब हम किसी के साथ रहते हैं तब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली भावना रहती है, और जब दूर जाते हैं तो एहसास होता है कि उसका साथ होना कितना ज़रूरी है। हमारे इस प्रेम के दो राजदार भी थे, एक दीपक का खास दोस्त आनंद और दूसरी मेरी दोस्त विनीता। कितना भी पापा पे विश्वास हो या गर्व हो, लेकिन फिर भी अपने प्रेम पत्र तो मैं घर पर नहीं मंगवा सकती थी। मेरे पत्र आनंद के घर पर ही आते थे। अपने पहले ही पत्र में दीपक ने मुझे बताया
कि उसके जॉब में पापा का बड़ा हाथ था। इसरो के चीफ पापा के बड़े अच्छे मित्र थे। मैंने मन ही मन सोचा मुझे क्यों नहीं जॉब उन्होंने दिलवाया। शायद दामाद का ज़्यादा ख्याल रखा पापा ने। वो भी बड़ा आश्वस्त हो गया कि पापा हमारी शादी के लिए मान लेंगे। इस विरह में हमारी चिट्ठियाँ, शायरी और तुकबंदियों से भरी रहती। मसलन, सोने की थाली में हीरे चमकते हैं, डार्लिंग तेरी याद में आंसू टपकते हैं। फिजिक्स के विद्यार्थी होने से हिंदी साहित्य में हमारी पकड़ बड़ी उथली थी। मेरे लिए भी उसके बिना रहना बड़ा निरर्थक सा था। इसीलिए मैंने उससे शादी करने की जिद की। वो वहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। मैंने भी पार्लर जा अपना फेशियल करा, खुद को चमका लिया। मेरे इस परिवर्तन से घर वाले हैरान थे। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो आया और हम आनंद की मदद से बाहर मिले। मैं बड़ी खुश घर आई और मैंने पापा से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। पापा कुछ देर सोचे और बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मैं दीपक के घर वालों से बात करने चला जाऊंगा। अम्मा का मुंह उतरा हुआ था और वो सारी रात बड़बड़ करती रही। दूसरे दिन सुबह सुबह पापा घर से निकले और बड़ी देर बाद घर आए। चेहरा भी तमतमाया हुआ था। पापा मेरे पास आए और मुझे छाती से लगाते हुए बोले, बेटा मैं हार गया। बहुत कोशिश की मैंने उन लोगों को मनाने की, पर वो लोग अड़े रहे। उन्हें किसी हाल में भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। दिल पर एक दर्द सा उठा कि अचानक ये क्या हो गया। उसके पापा एक पढ़े लिखे PWD में चीफ इंजीनियर, माँ भी पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। उससे छोटे दोनों भाई और बहन स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। उसके घर वाले इतने दकियानूसी भी हो सकते हैं, ऐसा मेरी सोच से परे था। मेरे पापा, जिन्होंने मधुरिमा और विक्टर की शादी करा दी, अपनी बेटी में मिश्रा पासवान का मेल न करा पाए। खून तो मुझ में पापा का ही था और थी भी मैं पापा की क्वीन विक्टोरिया। बस मन ही मन एक निर्णय लिया और आनंद के घर गई। हमारी प्रेम कहानी निभाते निभाते आनंद और विनीता भी करीब आ गए थे। आनंद भी सकते में आ गया कि दीपक के घर वाले नहीं मान रहे हैं। उसने तो हमारी शादी में पहनने के लिए शेरवानी भी सिलवा ली थी। मैंने उससे मुझे दीपक के घर चलने के लिए कहा। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मान गया। मैं और आनंद जैसे ही उसके घर घुसे, लगा जैसे मानो भूकंप ही आ गया हो। आनंद डर के मारे मुझे वहीं छोड़ भाग गया। मुझे देख उसकी माँ जोर जोर से छाती पटकते हुए चिल्लाने लगी, अमर अब तो हद हो गई। ये आवारा लड़की घर पर ही आ गई। जा रे, समाज के लोगों को बुला के ला, अभी फैसला हो जाएगा। अमर और अभीक उसके छोटे भाई थे। उसके पढ़े लिखे पापा भी जाहिलों की तरह चिल्लाने लगे, मैडम बख्श दो हमें, दूर हो जाओ हमारे बेटे की ज़िंदगी से। वो तो नादान है बेचारा, तुम्हारे जाल में फंस गया। उसका भाई अमर, जिसे मैं बड़ा ही सीधा साधा और नेक समझती थी, वहशियों की तरह चिल्लाने लगा, ये लड़की इतनी क्या आग लगी है तेरे को मर्द की? मेरा चचेरा भाई मिला था क्या? आ मेरे पास आ, तेरी आग ठंडी करता हूँ। बहन, जिसके बारे में आनंद से सुना था कि उसके मुंह में तो जवान ही नहीं है, चिल्लाने लगी, ये औरत धंधा करने लगी। मेरा ही घर मिला था क्या आग लगाने को? और ना जाने क्या क्या वो लोग बकते जा रहे थे। मेरा सर घूमने लगा। 2 मिनट आंख बंद की तो लगा बस जिंदगी शायद यहीं ख़त्म हो गई है। मैं बेहोश हो ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा था मानो सब एक साथ चिल्ला रहे हों, नाटक कर रही है साली, गोबर सुंघाओ अभी होश आ जाएगा। जब मुझे होश आया तो मैं दीपक के घर के ही दीवान पर लेटी हुई थी और मेरे सिरहाने पर पापा और अम्मा खड़े थे। मुझे रंडी वैश्या पुकारने वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मुझे होश में आया देख पास खड़े डॉक्टर और पापा ने चैन की सांस ली और डॉक्टर साहब को विदा किया। वो पापा का ही पुराना विद्यार्थी था।
उसे तो सारे माजरे की भनक भी नहीं हुई। शायद पापा ने कहा हो कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी और चक्कर आ गया। उसके बाद तो ठीक सुप्रीम कोर्ट की तरह अदालत बैठी। मुकदमे में मैं पीड़िता यानी विक्टिम थी। मेरे वकील पापा और मुकदमे के जज भी पापा ही थे। मेरे गुनहगारों की फौज थी और सारे के सारे सर झुकाए खड़े थे। मैं तो पापा से लिपट लिपट कर रोने लगी। पापा ने जोर से चिल्लाते हुए अपना फैसला सुनाया। बुलाओ अपने कायर बेटे को जिसने मेरी फूल सी प्यारी बच्ची का दिल दुखाया। थोड़ी देर में दीपक सहमा हुआ सा अंदर से आया। उसकी नाक से खून निकल रहा था और आँखों के नीचे भी लाल खून जमा था। मेरे बेहोश होने के बाद शायद उसकी अच्छी मार कुटाई हुई थी। मैं तो अपनी दुनिया में गुम हो गई थी। एक ही पल में मेरी चपलता, तेजी और आत्मविश्वास को मानो पाला मार गया था। पापा ने सबको जोर से फटकार लगाई और दीपक को तो धमकी भी दी। खबरदार, अगर कभी मेरी बेटी की ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी की। अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, मैं जान से मार दूंगा, चाहे खुद सारी उम्र जेल में सड़ता रहूं। हम सब घर आ गए। पापा ने अम्मा को भी अच्छे से समझाया कि एक बुरे सपने की तरह इस वाक़ये को भुला दिया जाए। प्यार ऐसे भुलाए कहाँ भूलता है। मैं ही पागलों की तरह पड़ी रहती, मानो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। भाई तो अपनी कंपनी के काम से यूएसए गया हुआ था। माँ को ताकीद दी गई कि भाई को भी इसकी भनक ना पड़े। पापा बिल्कुल सहज बने रहे, मानो कुछ घटा ही ना हो। मैंने तो पागलपन में एक दिन अपने हाथ की नस काट ली। खून काफ़ी बह जाने से मेरी हालत नाजुक हो गई। बिना कोई शोर मचाए पापा ने एम्बुलेंस बुलवाई और मुझे अस्पताल ले गए। पड़ोसी तक को इस बात की भनक नहीं हुई कि पड़ोस वाले घर की लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। 15 दिनों तक जिंदगी से आंख मिचौली खेलने के बाद जब मैं घर पहुंची तो पापा का एक अलग ही रूप देखा। पहली बार उनके चेहरे पर अपने लिए प्यार नहीं बल्कि आक्रोश देखा। घर पहुंचते ही सबको कमरे से बाहर कर उन्होंने सिटकनी लगाई और मुझसे ज़िंदगी में पहली बार कठोर आवाज़ में कहा, क्यों तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब से पैदा हुई हो बेटे से ज़्यादा प्यार दिया तुम्हें। आज एक लड़का जिसमें हिम्मत नहीं है तुम्हें संभालने की, कायर, बुज़दिल, उसके लिए जान देने पर तुली हो। साफ साफ बताओ, जीना है या मरना चाहती हो। पापा ने अपने दोनों हाथ मेरे गले पर ला उसे दबाने का इशारा करते हुए कहा, बोलो, मरना है तो मैं ही गला घोंट देता हूँ। साला कमीना पासवान ये श्रेय क्यों ले कि उसकी वजह से मिश्रा की बेटी मरी है। मैं तो रोने लगी। पापा माफ़ कर दो प्लीज़ पापा। मैं और पापा दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और उसी क्षण मैंने उस कायर को अपने दिल से निकाल फेंका। पहली बार पापा के मुंह से मिश्रा पासवान ये शब्द सुन बड़ा अजीब सा भी लगा। कुछ ही दिनों बाद पापा ने अपने बचपन के दोस्त शुक्ला अंकल के बेटे संजीव से मेरा ब्याह कर दिया। जिंदगी पटरी पर चलने लगी क्योंकि संजीव पति से ज़्यादा दोस्त थे। दोनों ही अपनी पीएचडी के बाद आईएससी बेंगलोर में फैकल्टी बन गए। पिछली ज़िंदगी के दर्द की यादों के निशान भी लगभग मिट से गए थे, लेकिन ज़िंदगी के रूप भी निराले होते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में CDRI लखनऊ गई हुई थी। मेरे ऑरेशन के चेयरपर्सन थे इसरो के वाइस चेयरमैन श्री दीपक पासवान। सालों बाद अपने दिल की कस्तूरी जगाने वाले से सामना हुआ। लगा मुझे इतना सम्मानित किया जा रहा है और मेरे पैर थर थरा रहे थे। किसी तरह अपने आप को संभाला और ठीक कॉलेज की अदिति बन अपना ऑरेशन प्रेजेंट किया। चेयरपर्सन ने स्पीकर की भूरी भूरी तारीफ की। मेरा दिमाग तो कहीं और दौड़ रहा था। अभी भी उसका चेहरा चमक रहा था और सारे साइंटिस्ट उसके आगे पीछे घूम रहे थे। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, डॉक्टर अदिति
आज आपके प्रेजेंटेशन में भाषण वाली बात भी थी। ग्रेट। स्कूल कॉलेज के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिता जरूर जीतती होंगी। दीपक जोर से बोला। अरे हम क्लासमेट हैं, ये तो हमारे कॉलेज की शान थी। फिर वही महाशय, अरे तो गले लगिए, क्लासमेट से इतनी दूरी। मैं फीकी हंसी हंस दी। दीपक ने जोर से उद्घोषित किया। आज मैं आपकी अदिति मैडम को डेट के लिए ले जाना चाहता हूँ, चलेंगी ना आप? बरसों बीत गई। मन में कूक जगाने वाला एक समय मेरे यौवन का स्वामी मेरे सामने खड़ा था। एक यक्ष प्रश्न तो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि उसने अपने घर वालों के डर के आगे मेरे प्यार को क्यों ठुकराया। उसके डेट के आग्रह को मौन स्वीकृति दे दी। बरसों बाद दिल से तैयार हुई, हल्की लाइट लिपस्टिक लगाई। ये मन भी कैसा पागल होता है, जिसे कभी प्यार करता है उससे कभी घृणा कर ही नहीं पाता है। दीपक ने क्लर्क अवध में एक टेबल बुक कराई थी। टेबल के सामने के पारदर्शी शीशे से पूरे अवध की शाम देखी जा सकती थी। दीपक पहले से वहाँ बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, बहुत प्यारी लग रही हो, थोड़ी मोटी जरूर हो गई हो, लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा ही, कहीं से उम्र ने छापा नहीं मारा है। मैंने ठीक पहले की तरह जवाब दिया। फ्लर्ट करने के लिए बुलाया है क्या? दीपक, मैं और मेरी देवी से फ्लर्ट? मैं? रहने दो, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और ऐसी चमचागिरी। दीपक, तुमने वो देखा है जो तुम्हें दिखाया गया है, पर तुम्हारी तरक्की देख बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं सब कुछ पापा की बदौलत। मैं बच गई, तुम्हारे साथ होती तो ना जाने क्या क्या। बोलते बोलते मैं रोने लगी। दीपक, हाँ सचमुच मिश्रा सर ने अपनी बेटी को दलित पासवान होने से बचा लिया। मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारे दिमाग में मैल भरा है। माई फादर दी ग्रेट, उनकी सोच ही नहीं है ऐसी। उसके बाद उसने जो बताया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पापा को जब पता लगा मैं और दीपक शादी करना चाहते हैं, तो वे 10 पहलवान गुंडे ले उसके घर गए और दीपक के पापा भाइयों और बहन को भद्दी भद्दी गालियां दे मुझसे दूर रहने की सलाह दी। दीपक के पापा ने कहा, मिश्रा जी, आप तो समाज को बदलने के लिए जाने जाते हैं। पापा, चुप साले, हरामखोर, तुझे लगता है मैं अपनी इकलौती बेटी को एक दलित से ब्याह दूंगा? तेरे बेटे को गंदा करने के लिए मेरा घर ही मिला था क्या? पासवान साहब बहुत डर गए और उनके पैरों पर गिर अपने बेटे के प्यार की माफ़ी भी मांगी, लेकिन पापा टस से मस भी नहीं हुए। उनके साथ आए पहलवान ने दीपक की माँ के बाल खींचकर कहा, देख औरत, तू रोक ले अपने बेटे को, नहीं तो तेरी बेटी को हम उठा लेंगे। जाते जाते धमकी भी दी कि इस बात की भनक उनकी बेटी अदिति को नहीं होनी चाहिए और ड्रामा भी इस लेवल का होना चाहिए कि अदिति कभी मुड़कर भी दीपक की तरफ ना देखे। इनफैक्ट जब मैं अस्पताल में अपनी नस काट कर भर्ती थी, इसका पता भी दीपक को बाद में चला, क्योंकि उसे तो डर के मारे उसके घर वालों ने एक कमरे में बंद कर रखा था। हर दिन उसकी माँ और बहन रो रो कर अपनी इज्जत की दुहाई मांगते थे। मुझे तो पापा में अब चाणक्य दिख रहे थे। संजीव बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मित्र हैं, कितना भी नाटक करूं, लेकिन सच तो ये था कि दीपक को भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। किसी तरह खाना खाया, मेरी जोर की रुलाई फूट पड़ी। दीपक अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी पीठ सहलाने लगा। सचमुच उसकी छुअन में एक सहारे का एहसास था, ठीक वैसा ही जो मैं अपने जीवन के पहले पुरुष यानी पापा की बाहों में पाती थी। दो प्यारे मित्रों की तरह गले मिल हमने एक दूसरे से विदा ली और कोई चारा भी नहीं था। वापस बेंगलोर आ मैंने संजीव को सारी बात बताई तो संजीव ने मुझे बाहों में भर कहा, श्री चाणक्य ने मेरा फ़ायदा करा दिया, नहीं तो मैं तो कुंवारा ही रह जाता। जाने मन आपका दीपक कुछ भी कहे, लेकिन कायरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं।
संजीव के लिए ये आई गई बात थी, लेकिन मेरे लिए तो वो कभी ये ही मरने जीने का सबब थी। पहली बार इस सच्चाई का पता चला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पापा पर गुस्सा भी आया, लेकिन कुछ रिश्तों को हम निशर्त जीते हैं। समय बीतता जा रहा था। भाई अमेरिकन सिटीजन बन गया था और हमेशा की तरह मेरे बब्बर शेर पापा मेरा देश महान की रट लगाए हुए थे। अम्मा बेटे के पास गई थी, पर पापा को कैसे अकेले रहने देती। पता नहीं अम्मा को अंदर ही अंदर कौन सा दुख खाई जा रहा था। असमय ही हृदयघात में चल बसी। भाई समय पर पहुंच गया था। हमारी तो मानो दुनिया ही लुट गई थी। लेकिन मैंने पाया कि पापा इस दुख के समय भी भाई को समझा रहे थे। माँ के पैर अर्थी से थोड़े बाहर रहने चाहिए, क्योंकि पैर हमारे शूद्र होते हैं। ब्रह्मा के सिर से हम उत्पन्न हुए हैं, यानी ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। सबसे पहले माँ को मुखाग्नि देना, कपाल क्रिया जरूर करना। ये सब सुन मुझे पापा से घृणा होने लगी। माँ तो पूरी हमारी है, चाहे पैर हों या सिर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले पापा के ऐसे विचार। भाई माँ की तेरहवीं कर वापस चला गया। पापा मेरे साथ थोड़े बदलाव और थोड़ा समय मेरे बच्चों के साथ बिताने के लिए बेंगलोर आ गए। मेरे दोनों बच्चों से पापा की अच्छी दोस्ती भी हो गई। 1 महीने बाद पापा को वापस जाना था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सारे देश में लॉकडाउन हो गया और पापा को मजबूरन अपने शहर को छोड़ हमारे साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा। पापा तो 10 दिनों के बाद ही अपने शहर अपने दोस्तों के पास जाने को मजबूर हो रहे थे। जिंदगी भर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले मिश्रा जी का दामाद के घर दम घुट रहा था। पापा मेरे ही नहीं बल्कि भाई के भी हीरो थे। माँ के मरने पर जब उन्होंने सवर्ण और शूद्र की बात की तो भाई को भी शायद अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप रहा। सारी फ्लाइट्स कैंसिल थीं और पापा के पास हमारे यहाँ रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। पापा बहुत ही बुद्धिमान थे। मेरे बेटे से उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स गूगल पे सब सीख लिया था। अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे बहू से रोज़ वीडियो कॉल करते थे। रोज़ मास्क और पारदर्शी हेलमेट पहन सब्जी फल दूध लेने कॉलोनी के ही मार्केट जाते थे। मैं बहुत समझाती कि समय ठीक नहीं है, पर समझें तब तो संजीव मुझ पर झुंझलाते। देखती नहीं पापा कितनी सावधानी से रहते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं और तो और कहीं कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। घर के अंदर बंद रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। पापा भी बड़े खुश कि बाहर घूम फिर सकेंगे। बचपन में मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाने वाले पापा का झुकाव मैं अपने बेटे पर ज़्यादा देखती और हर दिन उसे एक कहानी, चाहे महाभारत या रामायण से सुनाते थे। बेटी ने मेरा खून विरासत में पाया था। हर कहानी पर प्रश्न करती थी। पापा को उसमें दूसरी विद्रोही अदिति नजर आ रही थी और अब तो वो अपनी जड़ों से भी कट चुके थे। साथ देने वाले कोई पहलवान भी नहीं थे। बेटे समीर ने अपने नाना की स्टोरी सुनाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की और यूट्यूब पर डाल दी। थोड़े ही देर में ढेरों लाइक्स आ गए और घर बैठे बैठे पापा स्टोरी टेलर के रूप में फेमस हो गए। इन कहानियों में पापा ने अपने भीतर के धर्म के शैतान को दबाए ही रखा। किसी भी कहानी में ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं की। लेकिन बेटे समीर को अक्सर बताते कि हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है और हम सर्वश्रेष्ठ हैं और पैरों से शूद्र निकले हैं। एक दिन जब पापा यही राग आलाप रहे थे, मैं पीछे खड़ी थी। मैंने तुरंत उत्तर दिया, बेटा जैसे हम ब्राह्मण हैं वैसे ही इसरो के वाइस चेयरमैन डॉक्टर दीपक पासवान शूद्र हैं। हमारे पैरों की चप्पल। मैंने एक पैनी नज़र पापा पर डाली
और वहाँ से निकल गई। बेटा नाना को बड़े प्यार से समझा रहा था, नाना मम्मा को बिल्कुल ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और दीपक अंकल तो कई बार ISC में एज अ गेस्ट स्पीकर आते हैं। मम्मा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की है। और अपनी छोटू मेरी बेटी तो दीपक अंकल की ज़बरदस्त फ़ैन है। उसके बाद पापा थोड़े गुस्से गए, शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मुझे उनके अंदर के चाणक्य का पता चल चुका है। पापा की कहानियों का सिलसिला चल रहा था। लोग लॉकडाउन में बेरोजगार हो रहे थे और पापा घर घर में छा रहे थे। बचपन के सभी दोस्तों पड़ोसियों के फ़ोन लगातार आ रहे थे। भाई के बच्चे और उनके भारतीय मूल वाले मित्र पापा की कहानियों के फ़ैन हो चले थे। कोरोना कहर और लॉकडाउन के बीच भी हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक सुबह पापा को बुखार, हरारत, गले में दर्द हुआ। पापा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। ये पहला केस जो था, 2 दिन पहले ही पापा के कुछ इंटरनेट फ़ैन पापा का पता चलते ही घर पर पापा से मिलने आए। मेरे मना करने पर भी पापा मास्क पहन उनसे मिले और मास्क उतार उनके साथ अपनी तस्वीर भी उतरवाई। ये उसी का खामियाजा था। रिपोर्ट आते ही GMCH वाले आए और तुरंत पापा को कोविड आर्थराइट्स हॉस्पिटल में ले गए। हमारा पूरा घर सील हो गया। ये कोरोना का शुरुआती दौर था। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीज का प्रवेश निषिद्ध था। हम मजबूर और परेशान थे। नाना के सिपाही यानी मेरे दोनों बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ना कोई घर आता था और ना ही हम बाहर निकल सकते थे। फ़ोन पर ही पापा की जानकारी मिलती थी। डॉक्टर भी परेशान थे। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पैर ही सिर के काम आए। संजीव ने तुरंत दीपक को फ़ोन लगाकर पापा की बीमारी की खबर दी। इसरो के फ़ोन से ही अस्पताल के डॉक्टर पापा के आगे पीछे घूमने लगे। दीपक के बॉस कम दोस्त इसरो के डायरेक्टर ने तो सीधे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगा दिया। पापा से हम लोग और भाई भी वीडियो कॉल पर बात कर लेते थे। ये तो भला हो समीर का, जिसने नाना को स्मार्टफोन के सब उपयोग सिखा दिए थे। पापा ठीक हो रहे थे और 2-4 दिनों में डिस्चार्ज की बात हो रही थी। भाई भी निश्चिंत हो चला था, लेकिन अचानक डिस्चार्ज के ठीक 1 दिन पहले पापा को दिल का दौरा आया और सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई। सारे उनके दिमाग के जाले दिमाग में ही रह गए। क्या बेटे द्वारा मुखाग्नि, अर्थी से शूद्र, पैर बाहर और कपाल क्रिया धरी की धरी रह गई। हम नज़रबद्ध थे। आखिरी समय उनका मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ। उनके शरीर का दाह संस्कार भी कई शवों के साथ, शायद उसमें कई शूद्रों के शव भी रहे होंगे, के साथ GMCH वालों ने कर दिया। इसके साथ ही कोरोना ने पंडित रमेश चंद्र मिश्रा की कहानी भी खत्म कर दी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।